सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम आवर वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज में, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं आज डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में हमको समझना है कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड के रिकॉर्डिंग है, और बोर्ड में क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। इस चीज़ को समझते हुए हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर एक क्वेश्चन इसके लिए वेटेज रखता है ये बोर्ड में। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये डी ब्लॉक हमने एक पीरियोडिक टेबल ले रखा है, और पीरियोडिक टेबल का मतलब यहाँ पर कि हमको पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस आवर्त सारणी में कहाँ से कहाँ तक एस है, कहाँ से कहाँ तक पी है, कहाँ से कहाँ तक डी है एंड कहाँ एफ है। रीजन ये है कि हमारी आवर्त सारणी 4 वर्गों में बटी हुई है, अर्थात हम कहें कि 4 उपकोषों में बटी हुई है। एक हमारा एस ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक में बटी हुई है एस ब्लॉक, ये देखो जो हम लिख रहे हैं। और इधर वाला जो है ये पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के बाद यदि अगर हम बात करें तो जो बीच में फंसा हुआ है, वो दोनों रानियों के बीच में फंसा हुआ जो है वो है डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक। और जिसको जगह नहीं मिली आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के नीचे रख दी गई बाहर, उसको बोला गया एफ ब्लॉक। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझना है कि आखिर इनके विशिष्ट गुण क्या हैं और कैसे इनका परिचय हम देंगे। तो हमने लिखा है बाबू, डी ब्लॉक को समझने के लिए, डी ब्लॉक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो बाह्यतम कोष में जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो बाह्यतम डी कोष में जाएगा। तो यदि अगर डी कोष में जा रहा है तो वो तत्व क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है। जैसे हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक में कि यदि बाह्यतम कोष, या हम बोले कि जो बाह्य इलेक्ट्रॉन या बोला जाए अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष एस में जाए, तो हम बोलेंगे वैसे तत्व को एस ब्लॉक। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम बात करने वाले हैं। हमने लिख रखा है कि जब तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉन, या बोला जाए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य उपकोष अर्थात डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, तो उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। नोट द पॉइंट, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। अगर हम बात करें कि ऐसे में कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक है, यदि अगर हम कहें तो ये देखो थर्ड ग्रुप, ये ग्रुप होता है, ये ऐसे नीचे जब चलते हैं तो इसे ग्रुप कहते हैं। इससे बाबू नीचे ग्रुप को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं, और पीरियड को हिंदी में आवर्त बोलते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल चले तो उसे पीरियड बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। जब वर्टिकल बात करें, एक कॉलम की पूरी बात की जाए, तो हम उसे ग्रुप या वर्ग बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, हमने कहा कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक है। क्या इतनी बातें पच पा रही हैं? अगर पच रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पच रही है तो पचा लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में हमने दिखा दिया है कि ये देखो तीसरा, यहाँ से ये देखो तीसरा ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक का जो एरिया है, या जो जितने में एलिमेंट्स को भरा गया है, वो सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? डी ब्लॉक के हैं, ठीक है। अब यदि बात की जाए कि आगे चल के कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हमने बोला कि सिंपल सा लिखना बाबू, n-1। n-1 मतलब कि जो बाह्य कोष है, यदि बाह्य कोष अगर 4 है तो 3D में जाएगा, मतलब n-1। और D 1 to 10 मतलब कि D में हम जानते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या है कितनी? 10। लेकिन यहां भर सकते हैं हम 1 से लेकर 10 तक, मैक्सिमम 10, ठीक ना। मिनिमम तो मेरी मर्जी, जितना हम भर लें, ठीक है। और मेरी मर्जी क्या? वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर भरी जाती हैं। तो ऐसे ही अगर बात की जाती है, देखो स्कैंडियम लिख रखा है, स्कैंडियम की बात की जाए तो स्कैंडियम 1s2, देखिए बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अब यहां देखिएगा 3p6, अब इसके बाद 4s2, 3d। अब यहां पर जो लास्ट जाता है ना, वो 3d में, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भरने का, या बोला जाए इलेक्ट्रॉन भरने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे भरते हैं। देखो यहां पर अगर बात की जाए कि ऊर्जा लेवल पे, तो हमने बोला कि ये देखो यहां पर सबसे पहली बात की परमाणु क्रमांक है जो 21, और 21 परमाणु क्रमांक वाले यहां पर जो भरे हैं, 21 परमाणु क्रमांक वाले जो स्कैंडियम है, इन स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हम गिनेंगे 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, और 3d1 21। बात समझ में आ रही है?
अब यहां पर यदि हम बात करें कि 4s2 पहले कैसे आ गया, तो इसके लिए पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ना पड़ेगा, वाव के नियम को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही देखो क्रोमियम, क्रोमियम को अगर भरे हम तो 1s2 2s2 2p6, अब यहां पर 3s2 3p6 4s2 3d, अब यहां पर 4s2 3d, 2 2 4 6 4 10, तो 12 6 18 2 20 और 4 24। लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में अगर बात की जाए कि इसको फॉलो ना करके ये फॉलो करता है कोर्स को कंप्लीट करने का, अर्थात ये हो जाता है 4s1 और 3d5 इनकम्प्लीट करता है, मतलब कि आंशिक रूप से डी में 5 इलेक्ट्रॉन भेज देता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का बनता है बाबू 24 का। इस प्रकार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो हमने देखा कि एक और मजे की बात जो हम देख रहे हैं कि लास्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जा रहे हैं। तो यदि डी उपकोष में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ऐसे सारे तत्व क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो आपके लिए हमने दे रखा है यहां पर आयरन और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा सर इसका ये ऐसे सेट हो रहा है, ठीक है, जहां पर हम चेक करेंगे और समझेंगे कि हमारा बच्चा बेहतरीन किया है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और बात करें, नोट पॉइंट एक लिख रखी है और नोट पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहते हैं, या बोला जाए कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये अब क्या बोला है कि संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, तो सबसे पहली बात कि संक्रमण तत्व का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से ग्रसित है, अर्थात कि यस और पी के बीच में जो फंसा हुआ जो ग्रुप है या बोला जाए जो ब्लॉक है उसको ही बोलते हैं संक्रमण या संक्रमित है। या ऐसे बोला जाए कि डी उपकोष में 1 से 9 के बीच इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे, या बोला जाए कि जिनका डी कोष या डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा ना हो, वो सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे। तो डेफिनेशन लिख रखा है हमने, समझिएगा, वे तत्व जिनमें डी उपकोष आंशिक रूप से भरे हों, अर्थात डी उपकोष में 1 से 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो, उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अर्थात हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्यतः पढ़ रहे थे n-1 डी 1 to 10, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि यहां पर पूर्ण रूप से ना भरा हो, अर्थात कहीं ना कहीं अनपेयर्ड हो या इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ना भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, तो यहां पर अगर हम कहेंगे तो ऐसे तत्व को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के लिए याद रहेगा। डी ब्लॉक में अगर बात की जाए कि पूर्ण कोष अगर भरा हो तो उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, इसका अपवाद है जिंदगी कैद हो गई। क्या हो गई? जिंदगी कैद हो गई। ये देखो, अगर हम बात करें जेड से तो जेड से लिखेंगे बाबू जिंदगी, और सीडी से हो गया कैद, एचजी से हो गई। ये जो हैं इनमें आपको कभी भी इन तत्व को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। रीजन ये है कि इनका कोष पूर्ण रूप से भरा होता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 होता है। ये अक्रिय गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं, इसलिए दे डज नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट, या इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। अब देखो, कुछ हमने संक्रमण तत्व के गुण ले रखे हैं और ये गुण ऐसे हैं कि जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ये डेफिनेशन ही बता रहा है कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं तथा सभी धातु होते हैं। ये खास बात है कि धातु होते हैं। बात समझ रही? क्यों खास बात है भाई? ट्रांजिशन मेटल ही तो बोल रहे हैं तब से हम, संक्रमण धातु। कोई दिक्कत? तो यदि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए और समझते हुए यहां पर चलिए। यह तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। अब कैसे रंगीन यौगिक का निर्माण करेंगे, ये तो सोचने वाली बात आ गई भाई। तो सोचने वाली बात यह है कि n-1 d 1 to 9 नॉट 10, तो ये अनपेयर्ड हो गया, और अनपेयर्ड हो गया मतलब कि
अगर कोई भी बैचलर है, अनपेयर्ड है, वो हमेशा रंगीन मिजाज होता है, लेकिन जैसे ही शादीशुदा हो जाए, पेयर्ड हो जाए, तो उसका रंगीन मिजाज खत्म हो जाता है। लाइक दैट यहाँ पर कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 to 9 यहाँ पर अनपेयर्ड अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और जहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अयुग्म या बोला जाए कि वहां पर युग्मित नहीं है, तो वो रंगीन मिजाज रखेगा अर्थात रंग दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यही इसी के आधार पर हम बोलेंगे इनमें एक और गुण प्रदर्शित होता है, वो है अनुचुंबकीय गुण। तो लिखा भी गया है यह तत्व तो अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है, कि ये प्रदर्शित करते हैं। अब बात की जाएगी सभी तत्व तो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये चीज आपको समझने वाली बात आ गई कि सभी तत्व तो क्या करेंगे, उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया कि सभी परिवर्तित, मतलब सब में एक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। संयोजकता का मतलब आप जानते हो, अगर संयोजकता आपको समझ में आती है, संयोजकता का मतलब आपने पढ़ रखा है या जानते हो, तो आप उसको कमेंट करिए, हम देख के बताएंगे कि संयोजकता आपको कितनी अच्छे से आती है। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यह तत्व तो जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अर्थात कोऑर्डिनेट यौगिक यहीं से बनते हैं, इन्हीं तत्वों का उपयोग के। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं। अब देखो लिखा है कि डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या, तो यहां पर सबसे पहली बात कि डी ब्लॉक तो हम देख ही लिए हैं ऊपर, आओ एक बार फिर से देख लें। डी ब्लॉक ये रखा हुआ है, गिनती गिन लो। अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 1 2 3 4, तो कुल मिला जाए कितने बाबू, 40। अच्छा, एक और कुछ बच्चे कहते हैं सर लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, बड़ी मार मारेंगे, समझो यहाँ पे गधा कहेगा। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड डी ब्लॉक का है, लेकिन यहां से निकले हुए तत्व जो हैं वो क्या है कि डी ब्लॉक के तत्व नहीं होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। देखो यहां पर भी लिख रखा है, लेकिन इसको यहां पे इसको कंक्लूड नहीं करेंगे। लेंथेनॉइड 57 अगर हम दिखाएं तो यहां देखिए, ये देखो 57 लेंथेनॉइड और 89 ये यहां पर एक्टेनॉइड, ये किसका है, डी ब्लॉक का है। बाकी इसके बाद के जो हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये खास कर समझने वाली बात थी। ठीक है, अब देखो यहां पर डी ब्लॉक के तत्व, देखो यहां पर ये चीज हम जो सबसे पहले बोले हैं संक्रमण तत्व के बारे में, उसको हमने यहां लिख रखा है क्योंकि आपको समझ लें आप। तो लिखा गया है डी ब्लॉक के तत्वों के दोनों ओर एस व पी ब्लॉक हैं, इसलिए यह मध्य में स्थित होने के कारण संक्रमण तत्व इन्हें कहते हैं। बात समझ आ रही है, यस और पी के मध्य में है, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। अगर बात की जाए कि संक्रमण तत्व को कितने आवर्त में बांटा गया या कितने आवर्त में रखा गया, तो बेटा 4 में पहला 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो हम बोलेंगे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी, 6D संक्रमण, अच्छे से बोलो, तो हम बोलेंगे 3D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी और 6D संक्रमण श्रेणी। जो इसमें से संक्रमण नहीं है वो है जिंदगी कैद हो गई, याद रहेगा। ठीक है, वो संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार नहीं करते क्योंकि उनका कोष भरा होता है, याद है कोई? ठीक। अब हम बात करें कि 3D आवर्त तथा प्रथम संक्रमण श्रेणी, तो 3D आवर्त में अगर हम बात करेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन 3D बाह्य कोष में जाते हैं, मतलब कि इनका जो बाह्य कोष है वो 3D होता है। अब दूसरी पॉइंट लिखा है कि इस श्रेणी में कुल 10 तत्व हैं। कोई खास बात है क्या जी? अभी तो दिखा के आ रहे हैं वही चीज कि कुल 10 तत्व हैं। ठीक है, और यहां पर जो तत्व हैं वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है। याद करने का तरीका, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। क्या कोई दिक्कत है यहां पर? तो याद करने का तरीका, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, याद रहेगा। तो ये 21 से लेकर 30 तक याद करने का ट्रिक हमने आपको दे दिया। नेक्स्ट इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s12 क्यों? क्योंकि क्रोमियम की बात की गई, देख यहाँ पे, और यहाँ पर कॉपर, ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा एक्सेप्शनली लिखा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रहना पड़ेगा। 3D श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s12, 3D 1 to 10। ठीक है, और एक और नोट पॉइंट, विशेष पॉइंट लिखा गया है कि इसमें अपूर्ण 3D उपकोष होते हैं, इस प्रकार इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है जिंक को छोड़कर। कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम बात करने वाले हैं 4D श्रेणी, इसी को बोलते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अब इसमें बात करें तो हमने लिख रखा है बाबू कि इस श्रेणी में कुल 10 तत्व, यहां पर देखो कुल 10 तत्व यट्रियम से लेकर कैडमियम तक। आओ याद करते हैं। देखो इसको 39 से लेकर कहां तक, 48 तक। इसको याद करने का तरीका यार जरा, या ऐसे बोल सकते हो यार जरा, नुबीन मुबीन, टिकट, रूह रह, पढ़ आवे कनाडा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना इसको बाबू, कोई पूछेगा तो नाक मत कटाना, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पर। अब आप बात करें कि 4D आवर्त श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अगर हम बोलेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर कि 4D में बाह्य इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो इनमें 4D उपकोष अपूर्ण होते हैं, इसीलिए इन्हें 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, जैसे ऊपर बोला गया है। और लास्टली हमने कहा कि कैडमियम को छोड़कर, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए 5D श्रेणी, 5D श्रेणी इसे तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसमें भी परमाणु की संख्या, इसमें परमाणु संख्या 57 से लेके 57, 72, 80, मतलब 72 से लेके 57 तथा 72 से 80 से लेकर कुल 10 तत्व इस संक्रमण श्रेणी में रखे गए हैं। इसमें Hg जो होता है इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, संक्रमण तत्व है। अच्छा एक और चीज समझिएगा, Hg जो है मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। इस प्रकार अगर हम बोलें कि इस संक्रमण तत्व में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों के रूप में फॉर्म में यहां पर एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो इनका एक रूप है, रूप में फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, याद रखिएगा। यदि अगर हम बात करें कि 5D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 5D के लिए 6s1 और वही बात फिर से n-1 मतलब 5D 1 to 10 होता है। अच्छा यहां पर देखिए जो है लेंथेनॉइड 57 है। आपने देखा कि यहां पर जो हमने ले रखा है वो लेंथेनॉइड को ऐड किया गया है F ब्लॉक में, जो कि गलत है, इसलिए हमने ले रखा है ताकि हम आपको सिखा पाए, समझा पाए कि ये लेंथेनॉइड बेटा 57 है और 89 एक्टेनॉइड ये D ब्लॉक का तत्व है, याद रहना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होशियार हो रहे हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके पढ़ाई करने से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, समझिएगा। अब देखो ये 6D आवर्त श्रेणी, अर्थात इसे बोलेंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इस चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में भी 10 तत्व होते हैं, ठीक है, और ये कहां से कहां तक, 89, परमाणु क्रमांक 89, फिर 104 से लेकर 112 तक। यदि अगर हम बात करें तो UUB ये जिंदगी कैद हो गई के ग्रुप का ही मेंबर है, इसलिए इसका भी परमाणु क्रमांक क्या होगा, या बोला जाए इनका कोष क्या होगा, पूर्ण रूप से भरा होगा, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होंगे। तो देखो यहां लिखा हुआ है UUB को छोड़कर बाकी सब संक्रमण तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एटॉमिक रेडियस, जबकि बात करें हिंदी में परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या के लिए आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, थोड़ी बहुत डिस्कस की जाती है, परंतु यहां भी समझ लो। समझने की बात यह है कि ये देखो ये आवर्त हमने बना रखा है बाबू, और ये आवर्त है तो ये वर्ग है। तो हम बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो जब आवर्त में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता जाता है, जबकि वही वर्ग में चलते हैं तो नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। और एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहां पर मेटालिक कैरेक्टर, ये आगे हम पढ़ाएंगे। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है धात्विक गुण। जो एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि तत्व के धात्विक गुण से। अगर तत्व का धात्विक गुण देखा जाए, जहां पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वहां पर तत्व का धात्विक गुण भी बढ़ेगा, लेकिन जहां पर एटॉमिक रेडियस घटेगा वहां पर धात्विक गुण भी घटेगा। खैर इसके बारे में बात करेंगे आगे, परंतु समझने वाली बात यह है कि 3D श्रेणी को सबसे कठिन होता है, और 3D श्रेणी को समझ लिया जाए तो सबसे ईजी हो जाता है। आइए देखा जाए कि 3D श्रेणी, और ये हमेशा बोर्ड और साथ ही साथ नीट वगैरह में भी हमने इसमें क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। ये देखो स्कैंडियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है,
अब देखो हमने कहा कि जब वर्ग में चलेंगे तो वर्ग में घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिंक का बढ़ जाता है और यहाँ पर कुछ जगह बराबर हो जाते हैं। तो ये चीज आपको समझने के लिए इसका हमने क्रम रख दिया है। तो साइंस, ये देखो साइंस टीचर यही फॉर्मूला ही वही मतलब बना है यार, ठीक है भाई। ये स्कैंडियम ग्रेटर देन टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज के बाद ग्रेटर एंड इक्वल का साइन आ जाता है, फिर उसके बाद आयरन और कोबाल्ट का लगभग बराबर होता है, साथ में निकेल का भी परमाणु त्रिज्या, जबकि कॉपर एंड जिंक का परमाणु त्रिज्या क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है। अब यहीं पर देख लो, एक जो है कि सिनेरियो हमने डबल स्टार बना के रख देना है इस बात को कि 3D, अगर हम बात करें वर्ग में तो 3D से ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है 4D का। अब 4D से ज्यादा होना चाहिए 5D का, परंतु यहां पर इक्वल का लगभग बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आयनन ऊर्जा, अच्छा आयनन ऊर्जा का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, लेकिन आयनन ऊर्जा कहां बढ़ती है कहां घटती है ये जरूरी है। तो आयनन ऊर्जा की बात की जाए तो अगर हम बात करें आवर्त में तो बढ़ेगी, जबकि आयनन ऊर्जा जब वर्ग में चलेंगे तो घटेगी। आयनन ऊर्जा होता क्या है, तो हम कहेंगे कि कहीं भी अगर हम बात करेंगे परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। कोई बात नहीं बेटा। तो जब हम कहें कि परमाणु त्रिज्या घट गई तो इसका अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ऊर्जा हमको ज्यादा देनी पड़ेगी ना। अब यही देखो परमाणु त्रिज्या नीचे जाने में बढ़ गई और यहां पर इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ गई, तो इसको कम ऊर्जा देंगे तो निकल जाएगा, ध्यान रहेगा। तो आयनन ऊर्जा जो होती है वो वर्ग में ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो घटती है, जबकि आयनन ऊर्जा ही आवर्त में चलने पर बढ़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात, होशियार हो गया। ये देखो हमने लिख भी रखा है SDP, S से ज्यादा होगा D का और D से ज्यादा होगा P का, ठीक है। अच्छा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लेके भागने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो जिसके पास ऑलरेडी भरपूर है वो काहे लेके भागेगा, तो नीचे वाले के पास भरपूर रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नीचे ग्रुप में वर्ग में जाने पर घट जाती है, लेकिन आवर्त में जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। एक्सेप्शन लेकिन है, एक्सेप्शन कौन चीज, जब हम नीचे जाते हैं तो घटती है लेकिन इसमें बढ़ रही है। कौन सा अपवादी केस एक गो है, जिंदगी कैद हो गई। Hg का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज कंपेयर कैडमियम, और सबसे कम होता है जिंक का, सबसे ज्यादा होता है Hg का। याद रखने वाली बात है, नोट द पॉइंट बेटा। अब देखो धात्विक प्रवृत्ति जो हम ऊपर चिल्ला रहे थे कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, देख बेटा यहाँ पे हम बात करें सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो सबसे पहली बात थी। इनमें तीनों प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाई जाती हैं, BCC, FCC, HCP, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहां पर कि ये तीनों क्रिस्टल सिस्टम का, तो ये तीनों क्रिस्टल सिस्टम को समझाया जाता है सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट खास करके यूपी बोर्ड से हटा दी गई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो यहां पर देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता तथा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। या ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता तथा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण जो संक्रमण तत्व हैं वो प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। ध्यान रहेगा, ये चीज याद रखना। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर आवेश, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखो, धात्विक तत्व का धात्विक चमक कठोर। देखो ये तो बात ये तो समझने वाली बात है कि जो धात्विक तत्व हैं उनका धात्विक चमक होगा, कठोर होंगे, ये तो बात सिंपल सी बात है। अथवा इसमें धातु के सभी गुण पाए जाते हैं, मतलब कि धातु के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं इनमें ट्रांजिशन मेटल में, या बात की जाए कि जो धात्विक प्रवृत्ति है इनकी, उसके सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। अब हमको बात करनी है कि डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा, डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, और इसी वेरिएबिलिटी के आधार पर इनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अर्थात कि हम बात करें कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में, इनको लेकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जाता है, संकुल यौगिक बनाया जाता है। आओ देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण तो कई तरह के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखो कई तरह के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नोट, ट्रांजिशन एलिमेंट भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये भिन्न भिन्न यौगिक बनाएंगे।
और उन यौगिकों को भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। उन यौगिकों में इनका जो अवस्थाएं होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी। जैसे कैडमियम, जिंक, कैडमियम, Hg, ये तीनों इनका फिक्स है कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, बाकी जो अन्य हैं वो +2 नहीं करेंगे। दिख रहा है यहां पर स्कैंडियम का देखो +2 +3, टाइटेनियम का +2 +3 +4, वैनेडियम का +2 +3 +4 +5, क्रोमियम का +1 +2 +3 +4 +5 +6। ये ऑक्सीडेशन नंबर की वेरिएबिलिटी देखो। मैग्नीज का देखो +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। और यहां पर देखो आयरन का +2 +3 +4 +5 +6, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोबाल्ट का देखो यहां पर +2 +3 +4 +5। निकल का देखो +2 +3 +4। कॉपर का +1 एंड +2, जबकि जिंक का +2, जिंक, कैडमियम, Hg हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2। अब देखो रंगीन आयन, देखो कहा गया है कि संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक ठोस अथवा विलयन अवस्था दोनों में होते हैं। यह दोनों अवस्थाएं रंगीन होती हैं। इनकी रंगीन अवस्थाएं होने का कारण क्या है कि ऊपर ही हमने बोल रखा है संक्रमण तत्व। अगर संक्रमण तत्व नहीं बोलते तो मतलब कि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो रंगीन नहीं होंगे। समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर रंग मिजाज की बात चल रही है, मतलब कि यहाँ पर कोष खाली है बेटा, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन यौगिक को रंगीन बनाता है। देखो अयुग्मित है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यौगिक को रंगीन बनाता है। इस सभी संक्रमण तत्व, इसलिए यहाँ पर इसलिए होगा, इसलिए सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, ठीक है। अब देखो जो संक्रमण तत्व हैं उनका उत्प्रेरकीय गुण है। अब उत्प्रेरकीय गुण का मतलब क्या होता है कि उन्हें कैटलिस्ट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है संक्रमण धातु तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक के गुण उत्प्रेरक के रूप में अधिकांश संक्रमण धातु के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, ठीक है। खत्म बात। अब देखो चुंबकीय गुण की बात। चुंबकीय गुण आप पढ़ लेना। चुंबकीय गुण क्या है? किसी भी परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की अक्षीय गति और अपने अक्ष पर चक्रण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जिससे कि पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है। इस प्रकार यह छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन चुंबकीय गुण को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि उसके अंदर चुंबकीय गुण है कि नहीं है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है क्या। तो हम बात करें म्यू इज इक्वल टू √n, ब्रैकेट में n+2, इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, Bm निकाल लेना, ठीक। अब देखो F ब्लॉक, D ब्लॉक स्वाहा। लेकिन D ब्लॉक में कुछ यौगिक हैं जिनका पढ़ना बहुत जरूरी है। K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4, इनका बनना, इनका स्ट्रक्चर, इनका ऑक्सीडेशन वेरिएबिलिटी, ये सब समझना जरूरी है। समझ लीजिएगा, ठीक है। आपने नोट्स बनाया होगा, उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी में हम F ब्लॉक को रिवाइज करा दें। यदि अगर हम F ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है N-2F1214, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। देखो मजेदार बात लिखी है, क्या ये तुमको नहीं पता है? देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नीचे अलग से रखे गए हैं, इन्हें अलग से रखा गया, अलग से स्थान दिया गया, जो सबसे स्टार्टिंग में ही हमने दिखाया। अच्छा, इनकी संख्या 14 होती है। 14 लेंथेनॉइड श्रेणी और 14 एक्टेनॉइड श्रेणी, इस प्रकार ये 28 होते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा गया है कि इस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो ये 4F की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 4F। ये 4F की बात चल रही है और 4F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्रमशः, देखो यहाँ पर बात करें, सॉरी, ये सामान्यतः बात की जा रही है, तो N-2 F1 to 14 और D के लिए N-1 D1 to 10 और NS के लिए 1 से लेकर 2 तक। और यहीं पर बात की जाए कि EF ब्लॉक में 2 श्रेणियां बांटी गई हैं, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड 57 से 71, 89 से 103, 89 के बाद से 89 नहीं, ठीक है, याद रहेगा, ये बात आपको समझनी है। लेंथेनॉइड श्रेणी 4F ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है, इन्हें 4F ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? 4F ब्लॉक। अगर हम बात करें, इनमें कुल तत्वों की संख्या 14 होती है। इनके परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 होते हैं। 57 इसलिए नहीं बोला हमने 58, क्योंकि 57 में क्या होता है? लेंथेनॉइड, और लेंथेनॉइड बेटा D ब्लॉक का है, समझिएगा।
और देखो यहाँ पे इन्हें लेंथेनॉइड तत्व तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंथेनॉइड के बाद आते हैं, इसीलिए लेंथीनियम या लेंथेनॉइड कहा जाता है। लेंथीनियम तत्व के बाद आता है इसलिए लेंथेनॉइड इन्हें कहा जाता है। नोट यहाँ पर लिखा गया है कि लेंथेनॉइड या लेंथीनियम तत्व डी ब्लॉक का तत्व है। कितनी बार चिल्लाते हुए आ रहे हैं हम, इसका परमाणु क्रमांक 57 है। ठीक है, ये सब मेरे ही नोट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नोट 4f ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f के लिए 4f 1 to 10 1 to 2, 4f में 1 to 2 5d07 6s 1 to 2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर हम बात करें देखो 4f ब्लॉक, तो 4f ब्लॉक के लिए हमने यहां पर लिख भी रखा है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। आपको याद करने का तरीका दे दे रहे हैं बाबू, पढ़ो लाहौर, लाहौर ब्लैकवत। ठीक है बेटा, लाहौर ब्लैकवत। देखो गलती भी हो गया नाम भी लिखने से। ठीक है, लाहौर से, रंगीन पेन आ जाए, लाहौर से। ठीक है, प्रमोद, प्रमोद, निधि, पम्मी, पीएम होता है ना ये। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पम्मी, मम्मी नहीं बेटा, पम्मी। सम्मी, यूरोप गए, देखो मैं घचर पचर कर रहा हूं, आप याद रखना। टीबी, डायरिया हुआ, यूरोप, टीम आई, अब लुढ़का दो। देखो लिखने से हो नहीं रहा था, जगह बच नहीं रही है, तुम छाप लो। देखो लाहौर से प्रमोद, निधि, पम्मी, सम्मी यूरोप गए, टीवी डायरिया हुआ, यूरोप, टीम आई, आई साइलेंट है, अब लुढ़का दो। ठीक है, याद रखना लुढ़काना है। ठीक है, अब ये देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने नीट लिखवा रखा है क्योंकि ये बोर्ड के बच्चों को हम पढ़ाए हुए हैं और उन्हीं का नोट्स है, तो हमने यहाँ पर नीट लिखवा रखा है क्योंकि ये नीट में पूछा गया था और ये एम्स में पूछा गया था, तो ध्यान रखना ये। ठीक है, उन्हीं क्लास के टॉपर्स का नोट्स है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखो लेंथेनॉइड का उपयोग, तो लेंथेनॉइड यौगिक का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। यहाँ पर देखो सीजियम, अगर बात किया सीजियम जो होता है ताप तथा पराबैंगनी किरणें का अवशोषण करता है। ठीक है, और अतः इस प्रकार इसका उपयोग चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि वहीं पे देखा जाए नोबेडियम तथा परमिथियम के ऑक्साइड का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ऑक्साइड भी यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, अब देखो लेंथेनॉइड लवणों का उपयोग लेजर में भी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्टेनॉइड श्रेणी। अब एक्टेनॉइड श्रेणी को समझिए। एक्टेनॉइड श्रेणी मतलब इस श्रेणी को 5F श्रेणी कहते हैं। अभी हम बोल के आए कि 4F एंड 5F बेटा, देखो ये 5F श्रेणी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्टिनियम AC को छोड़कर बाकी सब जो AC DC नहीं है, ये AC एक्टिनियम को छोड़कर सब क्या है, जो F ब्लॉक है 5F श्रेणी में रखे गए हैं। ये देखो 5F श्रेणी में। अब यहाँ पर देखो, अब यहां से हम पढ़ेंगे था, पर, नायडू, था पर नायडू, नैपकिन, पूरी, अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इस बात पर फिल्म इंडस्ट्री में माधुरी, नया नया है, नोरा फतेह से लड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा, बहुत सही। अब देखो जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो लेंथेनॉइड संकुचन, और एक्टेनॉइड भी संकुचन पूछा जाता है, तो सेम लेंथेनॉइड संकुचन की तरह एक्टेनॉइड संकुचन होता है। हम एक पढ़ा दे रहे हैं, आप समझो। लेंथेनॉइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी आती है। अगर हम बात करें कि जैसे परमाणु इनका, अगर बात की जाए कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, लेकिन लेंथेनॉइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु एवं आयनों के आकार में कमी आ जाती है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहीं यहां आता है और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कॉन्ट्रैक्शन अर्थात खिंचाव बढ़ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। कारण देखो लिखा भी गया है कि लेंथेनॉइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में न जाकर N-F
उपकोष में प्रवेश करता है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण वृद्धि हो जाती है या आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे परमाणु अथवा आयन क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये देखो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया और जैसे ही बढ़ जाता है तो ये संकुचित हो जाता है, ये खिंचाव बढ़ जाएगा और ये इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम इसी प्रकार बोलते हैं एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इस 4 अगर हम बात करें कि डी एंड एफ ब्लॉक को पूरे तरीके से हमने किया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू बेल्सियंस।